बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। आज उसने हॉस्पिटल से छुट्टी की थी। कल शाम के बाद हिबा ने फ्लाइट से बाहर कदम तक नहीं रखा था। उसी रात घर आकर हॉस्पिटल में तबीयत खराबी का बहाना लगाकर लीव ले ली थी और कल से खुद को फ्लैट में कैद कर रखा था। कल इतना बहादुर तो बन आई थी, लेकिन उस हुडी वाले का खौफ दिल में कुंडली मार के बैठ गया था। खासकर वो मंजर जब उस ब्लैक हुडी वाले ने सोबान को छीना था। अगर वक्त रहते वो अपनी कैफियत पर काबू नहीं पाती तो यकीनन वो उसका बच्चा ले जाता। ये एक मंजर बहादुर डॉक्टर हिबा पर इस कदर हावी हो गया था कि उसकी सारी हिम्मत बहादुरी झाग की तरह बैठ गई थी। गालिब था तो सिर्फ एक चीज़, सोबान को खोने का डर। इन 24 घंटे में वो सोबान को लेकर इस कदर टची हो गई थी कि एक पल उसे नज़रों से दूर होने नहीं दे रही थी। खाने पीने अपने हुलिये को तामानो होश ही नहीं था। होश था तो सिर्फ सोबान की मौजूदगी का। अभी अभी हिबा बेड पे बैठी उलझे जहन के साथ बेध्यानी से लैपटॉप पर किसी पेशेंट की रिपोर्ट देख रही थी। पास ही नीचे सोबान अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। वो हर एक मिनट बाद लैपटॉप से सर उठाकर उसे देखती, फिर वापस अपने काम में मसरूफ हो जाती। किसी पेशेंट का रिपोर्ट देखते हुए हिबा को कुछ गलती महसूस हुई थी। तभी वो सराहने से फ़ोन उठाकर एक नज़र टॉय कार को सीधा के बजाय उल्टा चलाने की कोशिश करे जुबान पर डालकर बालकनी की तरफ बढ़ी और सुबान साहब मौका गनीमत जानकर अपने मिशन पर निकल गए। सोबी 2 मिनट के बाद कमरे में दाखिल होते ही हिबा की पहली नज़र सुबान की तलाश में पूरे कमरे में घूमी थी, लेकिन उसे कहीं नज़र न आता देख वो बेड पर फ़ोन उछालती परेशान सी बेड की दूसरी जानिब गई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। सोबी सोबी बच्चे कहाँ हैं आप? बाहर आए, मम्मा परेशान हो रही हैं। सोबी। हिबा एक एक करके सोफे के पीछे ड्रेसिंग के साइड से लेकर पर्दों के पीछे तक चेक करती रूहान सी हुई। आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हुए थे। बच्चा बाहर आ जाओ, मम्मा बहुत परेशान हो रही हैं। आ जाए सोबी शहजादे प्लीज। कहाँ है, बाहर आए। वापस पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए हिबा बाज़ाब्ता रो रही थी जब परेशान सी नूरी कमरे में आई। क्या हुआ डॉक्टर बाजी, परेशान क्यों हो रही हैं? नूरी जल्दी से कमर पर बंधे दुपट्टे से हाथ साफ करती बहती मतलाशी आंखें से इधर उधर देख रही हिबा के करीब आई थी। नूरी सोबी को देखा तुमने? हिबा परेशानी से नूरी का हाथ थाम कर बोली। नहीं डॉक्टर बाजी, सुबान बाबा तो बाहर नहीं आए, यहीं कहीं होंगे। हिबा से बात करते हुए नूरी की नज़र जैसे ही बाथरूम के खुले दरवाजे में गई उसकी हंसी छूट गई। क्या बदतमीजी है नूरी, मैं परेशान हूँ और तुम। हिबा गुस्से से बोली, जिस पर नूरी ने कान पकड़कर नफी में सर हिलाते हुए बाथरूम की तरफ इशारा किया और बाथरूम की तरफ देखते ही कुछ आने पहले की परेशानी हिबा अब के सदमे का शिकार हुई थी, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था जहां सोबी साहब शूज स्वेटर टोपी समेत बाथ टब में मज़े से दोनों हाथ पानी में मारते हुए स्विमिंग पूल का मज़ा ले रहे थे और इनकी मामा ने बाहर दरिया बहा हुआ था। लो जी डॉक्टर बाजी, आप इनकी फिक्र में समंदर बहा रही हैं और वो जनाब वहाँ मज़े कर रहे हैं। हा हा, देखें तो कितनी बेफिक्री से बिना ठंड का एहसास सर्दी की परवाह करे अंग्रेजी तालाब का मज़ा ले रहे हैं। हा 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 हा। नूरी ने कहकर लगाते हुए हिबा का ध्यान उस तरफ दिलाया था जिस पर हिबा नफी में से हिलाती बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। कल से उसका दिमाग इस कदर इंतशार का शिकार था कि सारे काम उल्टे पुल्टे कर रही थी। अव्वल तो बाथ टब में आधा पानी जमा छोड़ दिया, दूसरा बाथरूम खुला छोड़ दिया। उफ, सोबी एक हफ्ता नहीं गुजरा आपका जुकाम खत्म हुए और आप है कि। हिबा ने फौरन दुपट्टा साइड स्टैंड पर रखकर टॉवल उठाया था। मम 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 मम्मा मम्मा। सुबान साहब अपनी मामा को अपना खेल बर्बाद करते आता देख और जोर जोर से हाथ पैर मारते हुए एहतजाज करना शुरू हो चुके थे। हिबा उसकी मज़ाहिमत का नोटिस लिए बगैर उसे उठा के बात तब से बाहर निकाल लाई थी। कोई एहतजाज करने की नहीं हो रही, बस 1 मिनट बंदे की नज़र आपसे हटने की देर होती है और आप अपनी नई शरारती प्लान को अमली जामा पहनाने निकल पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, कल फिर जुकाम ना हुआ तो कहना। हिबा बारी बारी शूज स्वेटर ऊनी गर्म टोपी निकालकर वहीं साइड पर रखती हुई मुसलसल उसे मसनूई नाराज नज़रों से घूर रही थी, लेकिन मुकाबिल की बेनियाजी अरूज पर थी। वो तो अपनी मम्मा के झुंझलाहट को किसी वर्ल्ड वाइड जोक की तरह किलकारियां ले लेकर इंजॉय कर रहे थे। हंसे नहीं, अभी मम्मा बहुत सीरियस वाले गुस्से में है। हिबा उसे टॉवल में लपेट कर बाहर ले आई थी, जिस पर न जाने सुबान साहब को क्या समझ आई थी कब वो टीचे को लटकाए नाराज नजरों से हिबा को देखते हुए मुंह बसूर रहे थे, जो इसे बेड पर बिठाकर रगड़ रगड़ कर उसके बाल खुश करते हुए मुकम्मल नाराजगी का मुजाहरा कर रही थी। नूरी, जाकर वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो ज़रा,
जानती तो हो जनाब कितने कपड़े गंदे करते हैं। हिबा ने मुंह बसूर रहे सुबान को कपड़े पहनाते हुए बोली, जिस पर वो जी बाजी कहती चली गई। वैसे सही हुआ सुबान बाबा आपके साथ, बड़े ड्रामेबाजी करके हर वक्त मुझे डॉक्टर बाजी की डांट पड़वाते रहते हैं। नूरी सुबान को तरह तरह का मुंह बनाते देख मजे से बोली, बाद में तुम दोनों अपनी दुश्मनी निभा लेना। अभी जाओ कपड़े मशीन में डालकर सुबान का दलिया तैयार कर दो। हिबा सुबान के जैकेट का जिप ऊपर तक बंद करते हुए बोली, जी बा। नूरी जो जी बाजी कहने वाली थी, हाथ में निचोड़ कर के लिए कपड़ों से निचड़ कर गिरे पानी की वजह से धड़ाम की वजह से मार्बल की फर्श पर गिरी थी। नूरी कैसे गिर गई? हिबा सुबान को वहीं बिठाती आवाज भागता से नीचे हाथ पैर फैलाकर दुआएं दे रही नूरी की तरफ बढ़ी, जबकि बेड पर बैठे सुबान साहब दुश्मनी का पूरा फर्ज निभाते हुए नन्हे नन्हे हाथों से तालियां पीटते हुए ताड़ियां मार रहे थे। हाय हाय अम्मा, कमर टूट गई रे, मर गई माँ। डॉक्टर बाजी मेरी कमर टूट गई। हाय रे माँ, टूट गई मेरी कमर। हाय हाय, देख ले डॉक्टर बाजी, 2-3 हड्डी चटक गई होगी। नूरी एक हाथ से कमर सहलाते हाय हाय कर रही थी और सुबान किलकारियां लगा रहा था। इधर दिखाओ कहाँ लगी है। हिबा उसकी हाय हाय पर नफी में सिर हिलाते उसके पास बैठी। लगी नहीं है बाजी जी, हड्डी चटक गई है अम्मा। नूरी ने सूसू करते खुद ही डॉक्टर बनी थी। दिखाओ मुझे, अंदाजे नहीं लगाओ, कालीन पर गिरने से किसी की हड्डी नहीं चटकती। हिबा ने उसे डपटते हुए चुप कराया। चटकती है बाजी, और देखे तो सुबान बापू को कैसे खुश हो रहे हैं, पक्के दुश्मन है ये मेरे। दुहाइयां देते हुए सुबान पर गई थी। दर्द कुछ और बड़ा था। हिबा ने पलट के सुबान को देखा, जो वाकई नूर को चोट और हाय हाय एंजॉय कर रहा था। तुम उठो, कुछ नहीं हुआ है, मैं ट्यूब दे रही हूँ, साइड रूम में जाकर लगा लो। हिबा ने पकड़ कर इसे उठाया था, साथ तासिब से एक नज़र अपने राज दुलारे पर भी डाला, जो हंस हंस कर सुर्ख हो रहे थे, लेकिन थके नहीं थे और ना ही दुआइयां दे रही नूरी थकी थी। अब अगला सीन। लो जी, ये मुगीरपुर है या फकीरपुर? मतलब के बोर्ड यहीं लगा है और लोगों का कोई अता पता ही नहीं। अरसलान ने मीरपुर की तरफ जीप मोड़ते हुए हैरत से आसपास का जायजा लिया था, जहां सड़क के एक जानिब खेत ही खेत थे तो दूसरी जानिब घना जंगल था। सर्दी के दिन शुरू होने की वजह से 5 बजे ही शाम के साये लहराने लगे थे। आसपास पेड़ों पर परिंदे चहचहाते हुए अपने घोंसलों को लौट रहे थे। खैर आगे जाकर देखते हैं, कोई वीरू नजर आ गई तो। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ घर बसाना है, कोई भी आड़ा टेढ़ा सुराग लेकर रॉकेट की स्पीड से वापसी करनी है। अरसलान ने सब झटकती हुई जीप आगे बढ़ाई, साथ बेजार नजरों से सड़क की दूसरी जानिब खेतों का भी नजारा कर रहा था। फिर घड़ी पर एक नज़र डालते हुए फ़ोन निकालकर तहसीन बेगम के नंबर पर मैसेज करना शुरू किया। मैं मीरपुर आया हूँ आपके जालिम शौहर के लिए कोई सॉलिड सुराग ढूंढने, इसलिए रात देर से घर पर वापसी होगी। वैसे आपके शौहर को बता तो दिया है, लेकिन फिर भी आपको इतला कर रहा हूँ। मन तो नहीं मान रहा कि विला के भी बेमतलब लोगों को इतला करने का, लेकिन खैर मैं बहुत मासूम हूँ तो क्या करूँ। खुदा हाफिज। अरसलान ने साथ 2-3 और रंग बिरंगे इमोजीज का इस्तेमाल करते हुए भरपूर नाराजगी का इजहार किया था। फिर फ़ोन सामने डैशबोर्ड पर रखने लगा था कि किसी चीज़ की आवाज़ पर उसके हाथ ठटक कर रुके थे। इसने जीप की स्पीड कम करते हुए आसपास का जायजा लिया, लेकिन वहाँ कोई ज़ीरू का अता पता तक नहीं था। क्या वाकई आवाज़ आई है या मेरे कान बज रहे हैं? अरसलान दोबारा आई आवाज़ पर जीप रोककर खुद कलामी की, क्योंकि अब की बार आवाज़ वाज़ेह थी। बचाओ, कोई है? अब की बार बहुत करीब से किसी लड़की की वाज़ेह चीखने की आवाज़ के साथ कुछ लोगों की दिक्कत मिलन की आवाज़ पर अरसलान जीप से बाहर चला आया था। उफ, नहीं, आवाज़ तो वाकई आ रही है, लेकिन उस तरफ से। व्हाट द हेल? अरसलान खुद कलामी करते हुए जंगल की तरफ मुड़ा ही था जब कोई दौड़ता हुआ आकर उसे टकराया था और खुद ही ज़मीन बोस भी हुआ था। नजर नहीं आता क्या? अरसलान गुस्से से ज़मीन पर गिरे काली चादर में लिपटे वजूद को देखा, क्योंकि तसादुम की वजह से इस हशाम का लाया हुआ सनग्लासेस इस वजूद के पास ही गिरा था, जबकि ज़मीन बोस वजूद दोनों हाथ ज़मीन पर रगड़े पूरा जोर लगाते हुए वापस उठकर भागने की तैयारी कर रही थी। पहले ही कहा था तुझे, शहरी मुर्गी, ज़्यादा इन नाजुक पैरों को तकलीफ मत दे, मुंह के बल गिरेगी। लेकिन तू अपनी माँ की तरह जिद्दी है। गिर गई ना मुंह के बल। अरसलान अभी झुककर अपने सनग्लासेस उठाने ही लगा था कि सामने से आई गूंजती आवाज़ पर वापस खड़ा हुआ, जहां सामने ही 2-3 सांड के सांड आदमी हाथों में डंडे थामे खड़े नीचे गिरे वजूद को बड़ी गंदी नज़रों से देख रहे थे, जब वो काली चादर में सिमटती खड़ी थी।
देखो तुम मेरे करीब मत आना, अच्छा नहीं होगा। मुमताज़ दोनों हाथों से चादर समेटती खौफजदा से अपनी जगह खड़ी हुई थी। घर से निकलने के बाद वो अच्छा खासा चौराहे पर खड़ी बस तक चुकी थी, लेकिन वहाँ रफ़ीक दलाल के आदमियों को बस की तलाशी लेता देख बस पर चढ़ने के बजाय पैदल ही दौड़ लगा दी थी। लेकिन बदकिस्मती से वो फिर भी उनकी नज़रों पर आ गई थी और पिछले 1.5 घंटे से भाग भाग कर अब बिल्कुल निढाल हो गई थी। कदम उठने से इनकारी थे, लेकिन वो भागने को तैयार थी। अच्छा बुरे का तो आमने सामने तय करेंगे चेरी मुर्गी, अभी तो तू। शीदा खबासत से कहने के साथ अपने पीले दांतों की नुमाइश करता जैसे ही मुंतहा की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, उसका हाथ दरमियान में ही किसी आनी हाथों की गिरफ्त में आया था। तुम कौन? शीदे ने नागवारी से उस पुलिस वाले को देखा, जिसे अपने ही थाने का समझकर वो इग्नोर कर गया था। मैं कौन? भाई सांड जैसे भारी वजूद के पास सूंड की कमी से हाथी जैसे भरे बड़े चेहरे पर गिरगिट की तरह उबल उबल कर बाहर को निकली पीली पीली आंखों से नजर नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? अरसलान ने इसका एक हाथ झटके से झटकता उसका सर से पैर तक नक्शा खींचता हुआ उल्टा सवाल कर गया। देख अफसर। शीदा ने गुस्से से उंगली उठाई ही थी कि अरसलान ने उसकी उंगली थाम ली। बदतमीजी नहीं, वैसे तो मैं बहुत सुलझ ठंडे मिजाज का इंसान हूँ, लेकिन बदतमीजी पानी में आग लगा देती है। अरसलान ने जैसे उसे वार्न किया। तेरे पानी में आग लगे या आग में पानी, वो मेरे सर का दर्द नहीं है। मेरे सर का दर्द ये लड़की है, इसलिए तू अपना रास्ता देख, मैं लड़की को देखता हूँ। शीदा उसके साथ गरीब से अपनी उंगली निकालता आपके कुछ तमीज़ के सरहदों को छूते हुए बोलकर मुंतहा की तरफ हाथ बढ़ा गया, जिसे अरसलान ने फौरन दूसरे हाथ से अपने पीछे किया था। देख अफसर, ज़्यादा हीरो मत बन, अच्छा नहीं होगा। अरसलान ने उसके पीछे छुपी मुंतहा पर अपनी खूंखार नजरें गाड़ कर धमकाया। मैं हीरो हूँ, मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू अपनी विलन जैसी शक्ल से फजूल में विलन बनने की कोशिश कर रहा है, जो यकीनन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरसलान ने भी अब के उसी का लहजा अपनाया। देख तू रफ़ीक दलाल को नहीं जानता। शीदा को कुछ नहीं मिला तो धमकी पर उतर आया था, क्योंकि अव्वल तो ये उनके तलवे चाटने वाले गांव के थाने का नहीं मालूम हो रहा था। दूसरा बंदे की पर्सनैलिटी काफ़ी सहर अंगेज थी, जो मुकाबले से पहले मुकाबिल के एक बार तो कदम टकमगा ही दे। क्यों? तेरा रफ़ीक दलाल पान शॉप चलाता है? वो अरसलान ने क्या उल्टी बात ना करे। देख अफसर, ये लड़की हमारे हवाले कर दे बस। उसके बेसर पैर के जवाब पर शीदा जिद हुआ था। क्यों? ये तेरी बहन लगती है? अरसलान की अपनी टोन थी। तेरी तो। अरे वहाँ क्या खड़े बेशर्मों की तरह फिल्म देख रहे हो? दो इस अफसर को खर्चा पानी। शीदे ने पीछे पलट कर अपने साथियों को शर्म दिलाई, जिसपे वो सब आगे बढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो जुमला बोलते अरसलान के रिवॉल्वर निकालते ही 4 कदम पीछे हुए। मैं भी कुछ दे लूं? अरसलान ने रिवॉल्वर उनके आगे घुमाते हुए पूछा, जिस पर रशीदा 1 कदम पीछे हुआ था, जबकि आधे चादर में चेहरा छुपाए खड़ी मुंतहा खाली पेट मुसलसल दौड़ने की वजह से घूम रहे सर के साथ ये सब देख रही थी। देख अफसर। अबे चुप। एक बार कहा कि मुझे बदतमीजी नहीं पसंद, तो समझ नहीं आ रही क्या? 2-4 भेजे में उतारूंगा तभी समझ आएगी शायद। अरसलान ने धाड़ते हुए जैसे ही रिवॉल्वर का रुख शीदा की जानिब किया था, उसके सर पर पैर रखकर भागे थे। साथ शीदा भी घबरा गया था, क्योंकि वो बहादुर कभी नहीं था, बस मुंतहा की खूबसूरती से मजबूरन उसे पकड़ने दौड़ पड़ा था। तू तो बच गई शहरी मुर्गी, लेकिन तेरी माँ, उसका क्या? शीदा एक ही कदम पीछे लेते हुए बोलकर वहां भाग खड़ा हुआ था। लो जी, आज मैं भी हीरो बन ही गया, आखिर को एक मजलूम मुसीबत की मारी लड़की की जान बचाई है। ले मोहतरमा, आपका काम हो गया। अब आप। अरसलान मजे से खुद को शाबाशी देते जैसे ही पीछे पलटा, मुंतहा लहरा के उसके बाहों में गिरी थी। हैं ये मोहतरमा? ओ हेलो मिस मुसीबत। हेलो सुने मोहतरमा। अरसलान ने अपने बाहों में गिरे वजूद को झंझोड़ा था, लेकिन जवाब निदारद था। लो जी हीरो साहब, भुगते हैं, हीरो बनने चले थे, पड़ गई मुसीबत गले। अरसलान काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसे उठा के जीप के पिछले हिस्से में डालता हुआ बड़बड़ाया। अल्लाह, हर चीज इस दुनिया की मुझ मासूम पर ही भारी आखिर क्यों पड़ती है? जरा सा हीरो क्या बना, मुसीबत गले पड़ गई। अब इन मोहतरमा को कहाँ लेकर के जाऊं? अरसलान परेशानी से सोचता उसे देखा, जिसका चेहरा मुकम्मल तेल में लुथड़ा हुआ था। ये ठीक है, गांव में मेरे चाचा का घर तो नहीं है जो लेकर चला जाऊं। अरसलान कुछ सोचता जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा। अब अगला सीन। हाय डॉक्टर हिबा। हिबा भी दोनों बैग और सुबान को थामे वैन से बाहर आई थी कि बगल से आई खनकती आवाज पर पलटी, जहां मुस्कुराती हुई दीबा उसे खड़ी देख रही थी।
अस्सलामुअलैकुम। हिबा ने मुस्कुरा के सलाम किया, जिस पर दीबा कुछ शर्मिंदा हुई। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। बैग दें? दीबा खुश दिली से जवाब देती बैग के लिए हाथ बढ़ा गई। नहीं, अंदर चलें। हिबा सुबान को अच्छे से संभाल कर लेती हुई बोली। आज एक दिन बाद वो अस्पताल आई थी, लेकिन बहुत चौकन्ना थी, इसलिए सुबान को बजाय डे केयर सेंटर छोड़ने के अपने साथ हॉस्पिटल ले आई थी। मैम, एक्चुअली मेरे भाई आपसे मिलना चाहते हैं। भाई इधर आए, इनसे मिलें। यही है डॉक्टर हिबा। दीबा ने हिबा को बोलने के साथ ही पीछे पलटकर हशाम को आवाज दी थी और दोनों पॉकेट में हाथ डाले हशाम को देख हिबा की आंखें खौफ से फैली थीं, क्योंकि उसकी नज़र मुकाबिल के गले पर जा चुकी थी। मैम, ये मेरे भाई हैं, एक हफ्ते पहले ही फ्रांस से लौटे हैं। इनकी किसी फ्रेंड की सिस्टर आपको पर्सनली जानती हैं, तो ये आपसे मिलना चाहते थे। दीबा ने हिबा के हाथ से दोनों बैग लेते हुए शाम के रट्टे रटाए लफ्ज किसी रट्टू तोते की तरह हिबा के आगे रट दिया, जबकि हिबा की नज़र मुकाबले के खूबरू चेहरे के बजाय गले के निशान पर थी। उसने उस दिन चेहरा तो सही से नहीं देखा था, लेकिन अपना दिया जख्म बहुत अच्छे से पहचान रही थी। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। पहली बार का जिक्र रहने दें, तो दूसरी बार आपसे मिलकर अच्छा लगा। हशाम उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़े तासुरात से महसूस होते हुए कमाल संजीदगी से हाथ आगे कर गया, जिस पर हिबा बजाय उसका हाथ थामने के जुबान पर ग्रेस मजबूत कर गई थी, जो हशाम की जुबान पर गड़ी नजरों से महफूज नहीं रह सकी थी। भाई, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? हिबा ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसीलिए तो मैं मिलना चाहता था, कंफर्म करने के लिए। खैर, तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए हैं, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारी मैम से बात करके चला जाऊंगा। हशाम खुद को खौफजदा नजरों से देख रही हिबा को देखती हुई दीबा से मुखातिब हुआ। ओके मैम, मैं आपके कैबिन में बैग्स रख दूंगी। ओके। दीबा ने इजाजत चाही, जिस पर हिबा बेसाख्ता उसका हाथ थाम गई थी। क्या हुआ मैम? दीबा ने हैरानी से पलट कर उसके देखा। क्या ये वाकई आपके भाई हैं? हिबा ने बड़ी मुश्किल से अपने खौफ की ज्यादती से लड़खड़ाते लहजे पर काबू पाते हुए सवाल किया, जिस पर हशाम ने मुस्कुराहट छुपाई। यस मैम, ये मेरे। दीबा, तुम जाओ, मैं इन्हें सब डिटेल में समझा दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो यही तुम्हारे हॉस्पिटल में डीएनए चेकअप भी करा लेंगे। हशाम ने मुस्कुराकर दीबा को जाने का इशारा किया, जिस पर वो नरमी से हिबा का हाथ अपने हाथ से हटाती आगे बढ़ गई थी, और हशाम छोटे छोटे कदम उठाता हुआ हिबा के करीब चला आया, जो बार बार सख्त गिरफ्त की वजह से तजाजुल मचल रहे सुबान को अपने अंदर भींचे आसपास नजर दौड़ा रही थी, जहाँ सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये पूरा इलाका ही हॉस्पिटल्स का था, तभी यहाँ की सड़क पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। हॉस्पिटल स्टाफ तो 9 बजे अंदर चले जाते थे और विजिटिंग टाइम 12 बजे से शुरू होता था। सुबह के औकात यहाँ की सड़क सुनसान खामोशी होती थी। रिलैक्स डॉक्टर, मैं यहाँ आपकी तरह अचानक आप पर हमलावर होने नहीं आया हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं किसी हैवान शैतान का नहीं, इंसान का बच्चा हूँ। दीबा का सगा भाई, मेजर अंसार अली का बेटा हशाम अली। हशाम ने शॉल में लिपटे इधर उधर सर हिला रहे सुबान पर नजर गाड़े सबसे पहले उसकी गलत फहमी दूर की। हिबा उसके नाम पर ठटकी थी। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो बार उसने नीलम के मुंह से यह नाम सुना था। अब नाम से तो आपको अप्रोच करने का मकसद जान ही गई होंगी। हशाम ने आपकी नजरें बराह रास्त उसके चेहरे पर गाड़ी तो नजरें चुरा गई थी। नहीं मैं नहीं जानती, और ना ही मुझे जानना है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। हशाम के बहुत कुछ जिसाते लहजे से वो जानकर नजर चुराती वापसी के लिए मुड़ी थी। आपके रुख मोड़ने से हकीकत नहीं बदल जाएगी डॉक्टर। हशाम उसकी नजर चुराने पर चोट कर गया था, जिस पर हिबा अपनी सारी हिम्मत मुजम्मा करती वापस मुड़ी। आपके चेहरे पर डर और खौफ का शायबा तक ना था, क्योंकि गले में लगी फांस तो निकल गई कि ये चौधरी का आदमी नहीं है, और आपके बात पर जोर देने से भी हकीकत नहीं बदल जाती। हिबा के अब मजबूत लहजे में बोली, जिस पर हशाम ने सनग्लासेस उतार कर आईब्रो चढ़ाए। और हकीकत क्या है डॉक्टर? हशाम ने इत्मीनान से सनग्लासेस अपने शर्ट में अटकाते हुए उसके बेतासुर चेहरे को देखकर सवाल किया। यही कि मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन आपके मर्ज का इलाज मेरे पास नहीं। सो आपके लिए मेरी सलाह है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट की रुजू करें, क्योंकि घंटों कभी सड़क किनारे तो कभी फ्लाइट के नीचे खड़े होकर किसी पर नज़र रखना, उन्हें हर जगह फॉलो करना, हाथ तो ये कि बिला जवाब आकर गले पड़ जाना, वो भी झूठे बेबुनियाद हवालों का सहारा लेकर, मेरा नहीं ख्याल ये जहनी तौर पर एक स्टेबल इंसान की खसूसियत है। हिबा ने ढके छुपे लफ्जों में हशाम को एबनॉर्मल कहा था, जिस पर हशाम ने दांत पीसे थे। एज यू विश डॉक्टर, अब साफ लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। हशाम समझने के अंदाज में सर हिलाता एक और कदम उसके करीब हुआ था।
मैं एहतशाम अली का भाई नीलम एहतशाम अली का देवर हूँ। साफ लफ्जों में आपके गोद में मौजूद बच्चे का सगा चाचा। हशाम ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए हिबा को बिल्कुल ही पत्थर की मूरत में बदल दिया था। म- मैं कुछ नहीं जानती। आप जाएं जाएं यहाँ से। हिबा जुबान पर गिरफ्त तंग करती लड़खड़ाते लहजे में मुश्किल बोली। कुछ देर पहले की सारी तेज तरारी पल में हवा हुई थी। अब वापस आंखों में खौफ के बादल छाए थे। ये सच भी कभी इसके मुकाबिल खड़ा होगा, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने अपने वजूद को घसीटते हुए जबरदस्ती कदम उठाए थे। खैर शाम बिल्कुल मुकाबिल आकर उसकी राह में हमायल हो गया था। डॉक्टर हिबा, आप जैसी मैच्योर बंदी से मुझे इस रद्द-ए-अमल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आमीन अगर हकीकत से नजर चुरा लेने या सच के नफी करने से सच बदल जाए तो दुनिया में कोई बनाई की ख्वाहिश ही ना करे। हशाम ने बड़ी नरमी से उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मचल रहे जुबान को अपनी गोद में लिया था। हिबा ने तड़प के अपने खाली हाथ देखे, फिर नम खौफजदा नजरें उठाकर सामने उस संगदिल शख्स को देखा जो उसकी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में लिए डॉक्टर हिबा की पूरी दुनिया में तलातुम मचा गया था। मेरी सौगाते इश्क। हशाम ने बहुत नरमी से जुबान के ऊपर से शॉल उठाई थी, फिर झिलमिलाती नजरों से अपनी तलाश को देखा जो बिल्कुल एहतशाम की कॉपी था। वही भूरी आंखें, वही नए नक्श, बस सुर्खों सफेद रंगत शायद उसने अपनी माँ से चुराया था। और भरे भरे गाल पर पड़ रहा छोटा सा शरारती गढ़ा बिलाशुबा अरसलान जैसे खुराफाती इंसान से चुराया गया था। अरसलान को याद करके हशाम नम आंखों से मुस्कुराया, क्योंकि उसकी गोद में आकर टुकर टुकर खुद को देख रहे सुभान साहब बिल्कुल इसकी तरह मुंह बसूर रहे थे। हशाम ने झुककर बड़ी नरमी से उसके पेशानी पर लब रखे। इस मंजर पर पास खड़ी हिबा ने मारे बेबसी के कुर्ब से आंखें मीच कर लब भींच लिए थे। ये हक हमेशा से उसे हासिल रहा था, लेकिन आज कोई और इसका हकदार बना उसके मुकाबिल खड़ा था। प्रिंस, ये तो अच्छी बात नहीं। अगर कोई एक चीज अपने हाशी चाचू से भी चुरा लेते तो कोई हर्ज तो नहीं होता ना। हशाम एक 1.5 मिनट उसी पोजीशन में रहने के बाद सर उठा के मसनूई नाराजगी से बोला, लेकिन सुभान साहब तो खैर सुभान साहब थे। उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। फिर पास खड़ी माँ पर नजर पड़ती है शाम का दिल जलाया। मम्मा मम्मा मम्मा। सुभान हिबा की तरफ देख हाथ पैर मारते हुए रोनी शक्ल बनाकर एहतजाज शुरू कर गया, जिस पर हशाम ने उसे मसनूई खपकी से घूरा था। और हिबा उसकी तो जैसे ईद हो गई थी अपने शहजादे की पुरकार पर। वो नंग आंखों से मुस्कुराते हुए फौरन हशाम के हाथ से सुभान को झपट कर अपने अंदर भींच गई थी। मेरा बच्चा, मेरा सोबी, मेरा शहजादा। वह शाम की मौजूदगी को फरामोश किए सुभान के एक एक नक्श को चूम कर उसकी मौजूदगी का यकीन कर रही थी, और हशाम आंखें सुकेड़ कर उसकी मोहब्बत देख रहा था। फिर सर झटकता वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। ये मेरा कार्ड है। आज शाम आपका हॉस्पिटल ऑफ होने के बाद मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जगह आप सिलेक्ट करें जहाँ आप कंफर्टेबल हों। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पर, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। एंड वन मोर थिंग, सुभान को लाजमी साथ लाइएगा। हशाम संजीदगी से बोला, जबकि हिबा आंखों में ठाटे मारता समंदर लिए इस्तफामिया नजरों से देख रही थी। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे शोभा नहीं देता कि सड़क छाप लोफरों की तरह किसी का पीछा करूँ या किसी लो क्लास मजनू की तरह किसी के फ्लैट के नीचे खड़ा होकर फ्लैट को नजर लगाऊं। सो आप आ जाइएगा। यूँ तो काबिल भरोसा बंदा हूँ, लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप जिसे चाहे साथ ला सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके ना आने की सूरत में ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे आपके फ्लैट के डोर बेल तक रसाई हासिल करनी होगी, जो कि हम दोनों में से किसी के लिए मुनासिब नहीं। चलता हूँ। बाय प्रिंस, चाचू फिर मिलते हैं। लव यू। हशाम अच्छे से हिबा को सबावर कराता अपनी माँ को डराने पर खुद को घूरे सुभान का गाल नरमी से छूता सन ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। हिबा वहीं खड़ी शिकवा के ना नजरों से उसकी चौड़ी पश्त देख रही थी। अब अगला सीन। होश आ गया इन मोहतरमा को। अरसलान ने फ्लैट में दाखिल होते ही सामने खड़ी लड़की से सवाल किया। सलाम, दुआ, खबर खैरियत जैसी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए होती है मिस्टर इंस्पेक्टर। निशवा ने सख्त नजरों से उसे घूरा, जो इस वक्त मुकम्मल यूनिफॉर्म में मौजूद था। होती होगी, मैंने कभी गौर करना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी मोटे ताजे लोगों से खबर खैरियत मालूम करके इंसान को जमीन का पहले से जला दिल कुछ नहीं ज्यादा नहीं जलाना चाहिए। अरसलान ने फौरन हमेशा की तरह निशवा के हेल्दी होने पर चोट की थी, जो आम लड़कियों की तरह बिना अपने फिगर की परवाह किए खाने के साथ पूरा इंसाफ करती थी। साथ लोगों को भी मशवरे से नवाजती कि दुनिया में अल्लाह ने हमें खाने के लिए भेजा है, फैशन शो के लिए नहीं, इसलिए जी भर के खाओ। मेरे सेहतमंद होने से तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है जल कुकड़े इंस्पेक्टर? मैं ही पागल हूँ तो जो तुम जैसे मतलबी मफाद परस्त की मदद की। निशवा ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था,
कल ईशा के करीब अरसलान की कॉल आई थी कि तेरी मदद चाहिए। हमेशा की तरह मोटी की जगह उसने इज्जत से निशवा कहा था। अब मुसीबत के वक्त तो गधा भी बाप होता है। मदद की नोयत मालूम करने पर इरशाद हुआ था कि तुम्हारी दोस्तों के फ्लैट पर रात भर के लिए एक मुसीबत की मारी मजलूम लड़की को रखना है, जिसकी जान मैंने सुपर हीरो बनकर 7-8 गुंडों से लड़कर बचाई है। उसके इतने बड़े सफेद झूठ पर तो निशवा ने अपनी आखिरी सांसों में यकीन नहीं करना था और ना ही उसने किया था, लेकिन मदद के लिए मान गई थी क्योंकि बेचारा वाकई परेशानी में था और साथ मौजूद लड़की वाकई बुरी हालत में बेहोश थी। दोनों से डॉक्टर को दिखाकर ड्रिप लगाई ही निशवा के फ्रेंड के फ्लैट पर छोड़कर घर के लिए रवाना हुए थे। और सुबह निशवा तो जल्दी आ गई थी, लेकिन अरसलान साहब की सवारी 11 बजे लैंड हुई थी। इंसान जितना चाहे बगैरत हो, लेकिन एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, निशवा तासुब से बोली, जिस पर अरसलान ने ढिठाई से दांतों की नुमाइश की थी। अच्छा, आज के लिए सॉरी। जाओ 2 कप सॉलिड सी कड़क कॉफी बना कर लाओ, मैं तब तक मोहतरमा मुसीबत को देख कर आता हूँ। अरसलान बेदिली से सॉरी करता कमरे की तरफ बढ़ा था। पीछे निशवा भी मुंह बनाती किचन की तरफ बढ़ गई थी। ये उसके 3 फ्रेंड्स का मुश्तरका फ्लैट था, जहाँ वो अक्सर आती जाती रहती थी, जिसका खुराफात इंस्पेक्टर को इल्म था। इसकी तीनों फ्रेंड सुबह इंटर्नशिप के लिए चली गई थी, इसलिए निशवा सुबह ही मुंतहा के पास चली आई थी, जो कमलाए चेहरे के साथ होशो खिरत से बेगाना पड़ी थी। रात शायद कुछ पल के लिए ग्लूकोज से मिली थोड़ी ताकत की वजह से होश में आई थी, फिर वापस गनूदगी में चली गई थी। अरसलान जब कमरे में दाखिल हुआ, उसकी पहली नज़र बेड पर गई थी, जहां वो लड़की गले तक कंफर्टर में खुद को छुपाए तेल में लुत्थड़े मुरझाए चेहरे के साथ पड़ी थी। वो सर झटक के रूम में रखे वाहिद सोफे की तरफ बढ़ गया था। कल उन मोहतरमा मुसीबत के बेहोश होने के बाद अरसलान को उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिससे वो इसका कोई नाम पता मालूम करता, ना ही वो गाँव में किसी को जानता था जो रहनुमाई हासिल करता। तो बहादुर ऑफिसर के पास सिवाय मुसीबत को शहर अपने साथ लाने के कोई चारा नहीं था। शहर पहुंचने के बाद नया मसला दरपेश था कि अब उसे ठिकाने कहाँ लगाए। इसी परेशानी में निशवा का ख्याल आया और इस तरह गले पड़ी मुसीबत रात भर के लिए यहाँ मुंतकिल हो गई। इंसानियत के नाते डॉक्टर के पास होकर आए थे, जहाँ डॉक्टर ने यही कहा था, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शदीद जिस्मानी थकान और जहनी दबाव की वजह से कमज़ोर होकर बेहोश हो गई है, जो प्रॉपर रेस्ट और ग्लूकोज की चंद एक बोतल से सुबह तक बेहतर हो जाएगी। और फिर ड्रिप लगी मुंतहा को चंद एक हिदायत के साथ निशवा ने अपनी सहेलियों के पास इमानत के तौर पर रख दिया था। अब बताओ जरा तफसील में, ये लड़की तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? निशवा सामने टेबल पर 2 भाप उड़ाती कॉफी के कप रखते हुए कल से कई बार किया सवाल एक बार फिर दोहरा गई। बैरूने मुल्क नहीं, बल्कि एक दूसरे शहर से इंपोर्ट कराया है। मेरी पहुंच का तो तुम्हें पता ही है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय जल्द डिलीवरी देकर चला गया। अरसलान ने जलकर दांत पीसते हुए जवाब दिया। अरसलान, आई एम सीरियस। निशवा संजीदगी से बोली। दोनों हम उम्र थे, नाम सिर्फ संजीदगी के वक्त इस्तेमाल करते थे, वरना अतरंगी नामों से खिताब किया जाता था। मैं भी सीरियस हूँ। सूरज के काफ़ी करीब एक सियारा है, सनफ्लावर करके वहीं से इंपोर्ट कराया है। गौर से देखो तो तुम्हें मोहतरमा सरसों के तेल में निहाई हुई नजर आ जाएगी। अरसलान कमाल संजीदगी से बोला। अरसलान, आई सेड आई एम सीरियस। ये मजाक नहीं है अरसलान, एक अनजान लड़की उठाकर ले आए हो तुम, वो भी ना जाने कहाँ से, जिसका नाम पता कुछ नहीं मालूम तुम्हें, और ना इस लड़की के पास कोई फ़ोन पर्स जैसी शय मौजूद है कि मालूम किया जाए। रात एक मरतबा इसे होश भी आया, लेकिन वो इस कदर कमज़ोर है कि इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। समझ रहे हो तुम ये सब? निशवा ने एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए उसके हालात की नज़ाकत समझाना चाही, जिस पर अरसलान झुंझुला के अपनी जगह खड़ा हुआ था। तो मैं क्या करूं यार, कौन सा मैं शौकिया मोहतरमा का सेवियर बनकर वहां नाजिल हुआ था? मैं मासूम तो वहां अपने केस के लिए एक छोटा मोटा सुराग ढूंढने गया था, ताकि मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर रुकवा सकूं। ये मोहतरमा मुसीबत वहां मुसीबत में नजर आ गई, तो एक शरीफ, ईमानदार, जिम्मेदार, समझदार ऑफिसर का फ़र्ज निभाते हुए इन्हें रेस्क्यू कर लिया। अब मुझे इल्हाम थोड़ी ना होना था कि मुसीबत से बचाओ खुद मुसीबत को गले लगाओ वाला मामला हो जाएगा। लो भाई, ख्वाब खरगोश के मज़े वो मोहतरमा लूट रही हैं, मैं रात भर का जगह जेंटलमैन यहाँ मजीद परेशान हो रहा हूँ। अरसलान ने झुंझुलाकर भरपूर तकरीर की थी और निशवा उसके रात भर का जगह वाली लाइन पर मलामती नज़रों से उसे देख रही थी। हफ्ते के 7 दिन में जुम्मे वाले दिन तुम्हें मस्जिद में जाने की तौफीक होती है, वो भी 5 वक्त की नमाज में मारे बांधे। नमाज जुमा में इमाम साहब के पीछे ठोकरें लगा के आते हो। कम अज़ कम इसी चीज़ का ख्याल कर लो। मतलब कि झूठ की हद है। शरीफ, जिम्मेदार, समझदार, वो भी तुम्हें नहीं लगता 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये? निशवा ने मलामती नजरों से उसे देखा, जो कॉफी की चुस्कियां लेता हुआ नफी में सर हिला रहा था। भाई जैसा भी हूँ, धरती पर बोझ नहीं हूँ, काफ़ी है, अल्लाह तेरा शुक्र।
अरसलान ने सर उठा के शुक्र अदा किया था, जिस पर निशवा दांत पीस कर रह गई थी। अच्छा, पॉइंट पर आओ। मतलब कुछ अंदाजा है लड़की कहाँ की होगी? निशवा ने वापस सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा, जिस पर कॉफी की चुस्कियां ले रहे अरसलान ने बुरा मुंह बनाया। मतलब मुर्गी की वही एक टांग है ना अंदाजा? तो बताओ ना। निशवा बेसब्री हुई। तेल की मिल से। किसी तेल की मिल वाले की बेटी होगी या फिर नौकर। लेकिन एक बात तो तय है, मोहतरमा का तेल से बड़ा ही कोई गहरा ताल्लुक है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरसलान ने वापस कप लबों से लगाते हुए अब्रो उठाए। तुम कभी सीरियस हो ही नहीं सकते निकम्मे इंस्पेक्टर। तुम रुको, मैं नानाबू को कॉल लगाती हूँ, तभी तुम राज पर आओगे। निशवा ने रिच होकर टेबल से फोन उठाने हाथ बढ़ाया था, जिसे अरसलान पहले ही उचक चुका था। धमकी देने की नहीं हो रही, जमीन पर सदमा। अब तुम बात को पकड़ के बैठ गई हो तो मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? वैसे भी 12 बजने को मोहतरमा को होश आ जाना चाहिए। चलो इनसे पूछते हैं। अरसलान एहतियाती तौर पर फोन अपनी जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। रुको, वो शायद जाग रही है, मैं देखती हूँ। निशवा बेड पर सोए वजूद में हलचल महसूस करके अरसलान का हाथ पकड़ती उसे रुकने का इशारा कर गई। तुम रुको, कहीं तुम्हारी डरौनी शक्ल देख लड़की वापस न बेहोश हो जाए। अरसलान ने उसे बाजू से पकड़ के पीछे किया था। और तुम शहजादे गुलफाम की शक्ल देखकर तो दौड़ने लगेगी, है ना? निशवा जल के बोली। हो भी सकता है, आखिर खुदा की बेहतरीन तख्लीक हूं मैं। अरसलान कंधे अचकाकर बोला। जब तक मुंतहा दोनों हाथ बेड पर टिकाती, थकाहट ज़्यादा मुश्किल अपनी जगह उठ बैठी थी। चलो अब, इससे पहले कि वो वाकई बेहोश हो जाए। निशवा अरसलान के बाजू टपोचती अजनबी नजरों से कमरे का जायजा ले रही मुंतहा के करीब आई थी, जिसका अब भी आधे से ज्यादा चेहरा काली चादर में छुपा था। हाय मैनिश, पागल हो क्या इंस्पेक्टर? निशवा मुस्कुराते हुए मुंतहा को अपना तारुफ कराने बेड पर बैठने लगी थी कि अरसलान ने उसे बाजू से दबोच के वापस खींचा। तुम पागल हो गई हो ट्रंप की सेहतमंद बहन। वो गांव से है, उसे इंग्लिश का क्या पता? अरसलान ने इतनी ऊंची आवाज में तो सरगोशी की थी कि हैरान परेशान मुंतहा के समात फेसयाब हो सके। तो तुम करो बात, फिर गालिब की उर्दू में, अल्लामा इकबाल के सगे। निशवा अपना बाजू सहलाते हुए बोली, जिस पर अरसलान ने इस बात में सर हिलाया। फिर गला साफ करते हुए कदरे भारी लहजे में गोया हुआ। मोहतरमा, मैंने कल आपकी जान बचाई थी, जो यकीनन आप सारी जिंदगी याद रखेंगी। अरसलान गर्दन में बल डाल के बोला, जिस पर मुंतहा ने नीम आंखों से उसे देखा। ये तो सच था, वो वाकई इस इंसान को नहीं भूल सकती। लेकिन यहाँ ये याद रखना नहीं है, अहम आपका तारुफ है। सो आप अपना नाम, पता, वालिद का नाम बता दें तो मैं आपको उन तक पहुँचाकर इस जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊँ। अरसलान ने वाकई गाड़ी उर्दू का इस्तेमाल किया था, जिस पर निशवा ने नफी में सर हिलाया, जबकि लफ्ज़ वालिद पर मुंतहा लब भींच गई। मैं मीरपुर गांव से हूँ, मेरा नाम मुंतहा नूर। वो भी नकाहट ज़्यादा से सब बताने लगी थी कि अरसलान का फ़ोन बज उठा। 1 सेकेंड। अरसलान स्क्रीन पर कमिश्नर साहब का नंबर देकर कमरे से निकल गया। पीछे निशवा उसके करीब बैठकर उसे छोटी मोटी बातें करने लगी। फिर 5 से 7 मिनट बाद अरसलान वापस आया था। मुझे काम से बाहर जाना है निशवा, तुम इनका ख्याल रखो, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। मैं शाम में फ्री होकर इन्हें इनके गाँव ड्रॉप कर दूंगा। अरसलान संजीदगी से कहते नजर चादर में छुपे वजूद पर डालकर बाहर निकल गया, क्योंकि कमिश्नर साहब ने उसे फौरन टूल नाके पर पहुंचने का हुक्म दिया था। साथ ऑफिस में हाजिरी लगाने का भी ऑर्डर था। अब अगला सीन। हाँ, शाम में एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आखिर तू बात क्या करने वाला है उस डॉक्टर से? राफी ने सुबह से कई बार का दोहराया सवाल एक बार फिर दोहराया था, जिस पर हशाम ने सिर्फ रुख मोड़ के ही नज़र उस पर डाली थी। फिर वापस फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो लोग अभी 5 मिनट पहले ही बाकी बताए रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे। ये रेस्टोरेंट का सबसे सुकून गोशा था, जो गार्डन साइड पर बना था। दूर दूर टेबल्स पर बैठे लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में खलल डाले बगैर हल्की फुल्की बातों के दरमियान गरम गरम कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए सर्दी का मजा ले रहे थे। सुबह हिबा से मिलने के बाद आज शाम सीधा राफे से मिलने चला गया था। वहां इसने राफे को अपनी और डॉक्टर हिबा के दरमियान हुई पूरी गुफ्तगू मनो अनसुनाई थी, सिवाय इसके कि इसका अगला कदम क्या होगा। और जितना संजीदा वो लग रहा था, जरूर कोई बड़ी बात करने वाला था। यही सोच राफे को परेशान कर रही थी। वह एहतशाम से हशाम की मोहब्बत और ज़बान के लगाव को समझता था, लेकिन उसे उस डॉक्टर की भी फिक्र थी। लेकिन इसका दोस्त कुछ सुने तब ना। देख आशी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जो भी करना या बोलना ये ध्यान में रखते हुए कि तुम ऐसी शख्सियत से मुखातिब हो जिसने 11 माह तक तुम्हारे खानदान के चश्मो चिराग, तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी को न सिर्फ शेल्टर दिया है, बल्कि मोहब्बत इत्नायत भी दी है।
जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जज्बे बेअनमोल होते हैं। राफिज उसके हाथ से फ़ोन लेकर साइड पर रखते हुए बोला, जिस पर हशाम ने एक नज़र उस पर डालकर वापस फ़ोन उठा लिया। हाशी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। राफिज चिल्लाकर उसे जिन जोड़ते हुए बोला। सुन चुका हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। उस डॉक्टर के मुझ पर बहुत एहसान है। उसने मेरे भतीजे को छत के साथ मोहब्बत, अपनायत, बला बला सब कुछ दिया है जो अनमोल होते हैं। और कोई पॉइंट नोट करना रह गया है तो बता दो, वो भी हिफ्ज कर लूँ। हशाम तंजिया बोला, जिस पर राफी ने नफी में सर हिलाया। तभी हशाम की नज़र सुबान को उठाए छोटे छोटे कदम उठाते करीब आ रही डॉक्टर हिबा पर पड़ी थी। वो फौरन अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने टेबल के करीब पहुंचती संजीदगी से सलामी भेजी थी, जिसका राफी ने खुश दिली से जवाब दिया था, जबकि हशाम ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। आप बैठें प्लीज़। राफी उसे अनूस खड़ा देखकर बोला, जिस पर हिबा सर हिलाती बैठ गई थी। वो बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ आई थी। सुबान को लपेटकर ऐसे अपने अंदर भींचा हुआ था जैसे हशाम उसे सुबान को छीनकर पोश हो जाएगा। हम सुबान के चाचा हैं डॉक्टर हिबा, चाहे तो मैं सबूत दे सकता हूँ। हशाम उसे बार बार सुबान पर शॉल डालता देख जिच हुआ था, तभी जिताते लहजे में बोला, जिस पर राफी ने उसके बाजू पर हाथ रखा था। ये एक ओपन जगह है, सर्द हवाएं चल रही हैं और सुबान को सर्दी जल्द लगती है। एक डॉक्टर और एक माँ होने की हैसियत से सुबान का बेहतर सोचना मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे बहुत अजीज़ है। सो आप मुझ पर तंज करने की बजाय मुद्दे पर आएँ। आपकी हिबा खुद एतमादी से बोली, जिस पर हशाम ने आंखें सुकेड़कर उसके बेतासुर चेहरे को देखा, फिर संजीदगी से गोया हुआ। मैं नहीं जानता कि आप जानती थी या नहीं कि सुबान एहतशाम अली, अली विला का वारिस, अली विला का चश्मो चिराग है, क्योंकि भाई भाभी में से किसी के मुंह से मैंने कभी आपका नाम या जिक्र नहीं सुना। बट आई एम डैम श्योर कि आप जानती थी मेरे बारे में। हशाम अपने एक ही लैपटॉप खासे जोर डालकर मुद्दे की तरफ बढ़ रहा था जब हिबा से टोक गई। आप कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे हुए हैं मिस्टर, जो मैं जानती होंगी आपको। हिबा दरमियान में ही तनफ्फुर से टोक गई थी, जिस पर आफिया ने मुस्कुराहट छुपाई, जबकि हशाम तब किया था। पूरी बात सुन ले डॉक्टर, मर जाने बगैर इलाज करना बेवकूफ़ी होती है। हशाम ने चलकर पल में हिसाब चुकता किया। मुद्दे पर आए। हिबा सर झटकते हुए रोबदार लहजे में बोली, क्योंकि अगर वो इस बंदे को खुद पर गालिब होने देती तो वो उसे बिल्कुल ही दबा देता, सुबह की तरह। इसलिए अब की बार वो उसे मगलूब करना चाहती थी। ओके, सो मुद्दा ये है डॉक्टर कि मैं अपनी इमानत वापस चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, किसी भी कीमत पर। हशाम तो इत्मीनान से अपना मुद्दा कह गया। उसके रद्द अमल में हिबा करंट लगे शख्स की तरह उछलकर अपनी जगह खड़ी हुई थी। कुछ ऐसा ही हाल राफे का था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हशाम इतने साफ सीधे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेगा। आप अपनी बात वापस दोहराएंगी प्लीज़। हिबा ने कमाल जद का मुजाहरा करते हुए वापस सवाल किया था, वरना हशाम के लफ्ज़ों ने आग जितनी लगाई थी बस नहीं चल रहा था कि मुकाबिल को भस्म करते। देखें डॉक्टर, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं हकीकत से भी नज़र नहीं चुरा सकता। आप यंग हैं, आज नहीं तो कल आपकी अपनी एक अलग लाइफ शुरू होगी, जिसमें आपकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ कोई और होगा। आप चाहकर भी सुबान को वो तवज्जो और वक्त नहीं दे पाएंगी जो उसे मिलनी चाहिए। इसलिए आपका और सुबान के लिए यही बेहतर है, आप सुबान की जिम्मेदारी उसके वारसीन को सौंप कर इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएं। है अपनी एक अच्छी लाइफ शुरू करें, और इस एक साल में सुबान की परवरिश में आपका जो भी खर्चा लगा है, आप इस ब्लैंक चेक पर अमाउंट। हशाम ब्लैंक चेक उसके आगे करता हुआ मजीद कुछ कहने वाला था कि हिबा फनकार कर लब भेज गया। इनफ मिस्टर हशाम अली, इनफ इज इनफ। खोलते सहन के साथ हशाम की तकरीर मुलाहिजा कर रही हिबा हाथ उठा के हलक के बल चिल्लाई थी। बस नहीं चल रहा था कि खड़े खड़े मुकाबिल का कत्ल करते, जो उसकी ममता की कीमत लगा रहा था। समझा क्या हुआ आपने मुझे? हाँ, आप हैं कौन? मेरा या मेरे बच्चे का सो कॉल्ड भला सोचने वाले। हिबा ने नफरत से उसे देखा जो लब भींचे उसे देख रहा था। देखें डॉक्टर, आप इसे गलत समझ रही हैं। राफी ने अपनी मुदाखलत लाजिम समझी, लेकिन हिबा के दोबारा खड़े होते हाथ ने उसे ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया था। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आपका दोस्त एक बिजनेसमैन है, ओप्स सॉरी हार्टलेस बिजनेसमैन, जिसके लिए हर चीज़ तजारत का सामान है, जिसे इंसानी जज्बात और बाजार से खरीदे जाने वाली चीज़ों के बीच का फ़र्क तक मालूम नहीं, जो सिर्फ सौदे की ज़ुबान समझता है। तो इनसे इन्हीं की ज़ुबान में हम कलाम होते हैं। हिबा सवान को दूसरे कंधे पर मुकम्मल करते हुए अपने बैग में झुकी, जबकि हशाम पेशानी की उभरती रगों के साथ मुट्ठी भींचे शोला ज्वाला बनी शेरनी को देख रहा था। होंगे आप बहुत बड़े करोड़पति इंसान, किए होंगे बहुत सी करोड़ों की डील, लेकिन एक माँ को खरीदने की औकात आपकी फिर भी नहीं है मिस्टर हशाम अली। तो अब कीमत मैं लगाती हूँ। ये रखा है मेरा ब्लैंक चेक,
भरे अपनी मनचाही कीमत अपने भाई की मोहब्बत के बदले। अगर डॉक्टर हिबा के औकात के बाहर रहा तो सारी जिंदगी आपकी गुलामी करेगी। लेकिन सोबान सोबान फिर भी आपको नहीं सौंपूंगी। हिबा बैग से ब्लैंक चेक निकालकर टेबल पर उछालते हुए तनफ्फुर से नथने फुलाकर बोली, और इसके अल्फाज ने तो गोया शाम को आग लगा दी थी। हाउ डेयर यू! हशाम जब्त के बावजूद धाड़ा था। जिल्लत के एहसास से चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि आसपास के लोग मुतवज्जा हुए थे, लेकिन उसकी नज़र का मरकज़ वो लड़की थी जिसने उसके भाई की कीमत लगाई थी। हाउ डेयर यू! आपकी हिबा की आवाज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हुई थी। यस आई डेयर, क्योंकि ये मेरा खून है, मेरे भाई की आखिरी निशानी। हशाम टेबल पर हाथ मारते जिराते लहजे में बोला, ऐसी बात है तो मैं भी हिम्मत कर सकती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर हिबा की जिंदगी की जमानत, उसकी रगों में बहता खून। हिबा सुबान की पेशानी चुमकर लहू रंग आंखों को बड़ा करके वह कॉफी से बोली, जब वहां रेस्टोरेंट का मैनेजर चला आया था। सर मैम प्लीज, आप लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। मैनेजर दोनों को देखकर परेशानी से बोला, सॉरी आप जाएं, हम लोग निकलते हैं। चल हशाम। राफिद दोनों को एक दूसरे को आंखों से निगलने के लिए तैयार थे। मैनेजर से मुआसरत करता हशाम की तरफ बढ़ा, जिसका हाथ झटक गया था। फिर जैसे तैसे करके उसे वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो ही गया था। अब अगला सीन। साहब जी यही है हमारा घर। मुंतहा फाटक के आगे जीप रुकवाते हुए धीमी आवाज में बोली। वो लोग असर के बाद गांव के लिए निकले थे, क्योंकि अरसलान मीटिंग से तभी फ्री हुआ था। अब ईशा के करीब वो लोग नूरबादों के घर के आगे खड़े थे। बाहर आए। अरसलान जीप ऑफ करता डैशबोर्ड से अपना फोन वॉलेट लेते हुए नीचे उतरा था। साथ गली में नजर दौड़ाई, जहां सर्दी चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। शायद पूरा गांव सोया हुआ था। आप चले जाएं साहब जी, हम चले जाएंगे, यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। मुंतहा उसे फाटक की तरफ बढ़ता देख मनाती आवाज में बोली, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आपको आपके सरपरस्तों के हवाले करना मेरा फर्ज है। आप अपने किसी बड़े को बुलाएं, मैं 2 मिनट की बात करके रवानगी लूंगा। अरसलान खिलाफ मामूल संजीदगी से बोला, क्योंकि निशवा दादी माँ की हिदायत थी जो उसे बुरा फंसाने वाली थी। मुंतहा अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करती छोटे छोटे कदम उठाती फाटक की तरफ बढ़ी थी। बदन में वाज़ेह लर्जिश थी। दिल सूखे पत्ते की तरह डोल रहा, आंखें बरसने को बेताब थीं। बेबसी की इंतहा को छूते हुए वो बार बार लब कुचल रही थी। इसलिए नहीं कि शीदा या रफ़ीक दलाल का खौफ गालिब था, बल्कि इसलिए उसे रह रहकर शीदा की दी गई धमकी याद आ रही थी। उसे जब से होश संभाला था हमेशा से नूरबानो को तकलीफें झीलते देखा था। वो हमेशा से इस काबिल बनना चाहती थी कि वो अपनी माँ का सहारा साहिबा बन सके, जो इसका बाप नहीं बन पाया था। उसे इस तन जिंदगी से निकालकर एक आरामदेह खुशहाल हर फिक्र व गम से आज़ाद जिंदगी फराहम कर सके। उसके लिए उसने दिन रात मेहनत भी की थी, काबिल भी बनी थी। लेकिन किस्मत, उसके बाप ने एक बार फिर सब उलट कर दिया था। कल से वो कनूदगी में थी, से खुद का होश नहीं था। जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हाथ हिलाकर जिस्म पर बैठी एक मक्खी उड़ा सके, लेकिन दिलो दिमाग में एक ही चीज़ थी, उसकी माँ, उसकी सलामी। तभी वो जानकर अरसलान के साथ यहाँ चली आई थी। अभी फाटक के पास खड़ी नूरबानो की सही सलामत होने की दुआ करती फाटक पर हाथ रखा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि दरवाज़ा खटखटाती। मोहतरमा, आज ही की तारीख में मुझे वापसी भी करनी है। अरसलान उसे एक ही जगह जमा देख कोफ्त से बोला, जिस पर मुंतहा ने धीरे से इस बात में सर हिलाते हुए फाटक को इतनी नरमी से बजाया कि आंगन से होकर अंदर नूरबानो तक आवाज़ जाना तो दूर की बात, पीछे चंद कदम के फासले पर खड़े अरसलान के कान पर महरूम रह गए। मोहतरमा, हौला हाथ रखें, ऐसे तूफानी दस्तक पर तो आपका पूरा गांव जाग जाएगा। अरसलान तंजिया लहजे में बोलते हुए खुद लंबे लंबे ढक भरता फाटक तक आया था। साहब जी नहीं। मुंतहा ने उसे रोकना चाहा। क्या नहीं, चोर हैं हम लोग। अरसलान पलट कर उसे घूर गया, फिर पूरी कुव्वत से लोहे का फाटक पीट दिया, जिससे अंदर बैठी नूरबानो आवाज भागता सी बाहर को दौड़ी थी। साहब जी अब बस कर दे, सब जाग जाएंगे। मुंतहा उसे मुसलसल कसम खाकर दस्तक देता देख आसपास नजर दौड़ाती निमन्नत भरे लहजे में बोली, ये गांव था, अभी सब बाहर निकल आते। अभी अरसलान को जवाब देता कि अंदर से नूरबानो की आवाज़ आई, देख शीदा, एक बार बता चुकी हूँ, 1000 बार भी वही जवाब होगा, मैं नहीं जानती मुंतहा कहाँ है। नूरबानो मजबूत लहजे में बोली। कल से रफ़ीक दलाल और उसके आदमियों के अलावा शीदा भी घर के कई चक्कर लगा चुका था, लेकिन नूरबानो के जवाब नहीं बदला था। अम्मा। नूरबानो की अच्छी भली आवाज़ सुनकर मुंतहा ने मारे खुशी के कपकपाते हुए फाटक के दरवाजे पर हाथ रखा। दूसरी तरफ नूरबानो का भी यही हाल था। मुंतहा की आवाज़ सुनते ही फुर्ती से फाटक का दरवाज़ा वार करती बाहर आई। मुन्नू, मुन्नू तू यहाँ क्या कर रही है?
तू वापस क्यों आई? तू तो भाग गई थी ना, फिर वापस कैसे? क्यों? नूर बानो ने फाटक खोलते ही बिना उसकी हालत देखे उसे कंधों से थामकर झंझोड़ दिया था, जबकि मुंतहा बहती आंखों से अपने सामने से ही सलामत खड़ी अपनी माँ को देखकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। मुन्नू, तू मेरी बात मान, वापस भाग जा। अब इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं। भाग जा मेरी बच्ची, भाग जा। नूर बानो में ने दिल में उठ रही दर्द की टीसों की परवाह किए बगैर अपने मतराए हयात को पीछे को धक्का दिया। अगर आज इनकी ममता कमजोर पड़ जाती तो कल इनकी बेटी किसी की हवस की भेंट चढ़ जाती। ये क्या तरीका है आपका अपनी बेटी के साथ पेश आने का? अरसलान लड़खड़ाते मुंतहा को कंधों से थामकर वापस खड़ा करता नागवारी से बोला। अजनबी आवाज पर कुर्ब से आंखें नीचे वापसी के लिए मुड़ रही नूर बानो ने झटके से सर उठाया। मुंतहा को मजबूती से थामे बारूदी खूबरू से अरसलान को देख उनकी आंखें फैली थीं। यहाँ आपकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आपसे मिलने आई है और आप इस बेदर्दी से उसे दुत्कार रही हैं। मैंने तो सुना था गांव वाले काफी रहमदिल गैरतमंद होते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी के साथ ये सलूक देखकर तो अरसलान तासुब से सर हिलाया गया, जबकि नूर बानो की नज़र मुंतहा पर साया दिए खड़े लंबे चौड़े से अरसलान पर टिक गई थी। उसे मुंतहा के लिए आवाज़ उठाता देख नूर बानो बेयकीन हुई थी। कल शीदा ने आकर बताया था कि तेरी बेटी पर कोई पुलिस वाला आशिक था जो उसे भगा ले गया, जिसका ना नूर बानो को यकीन करना था ना उसने किया। वो अपनी कोख से वाकिफ नहीं थी क्या, जो शीदा जैसे मक्कार की जिंदगी जुबान का भरोसा करती, बल्कि शीदे की गंदी जुबान से अदा हुए लफ्जों ने तो नूर बानो के जलते बेचैन बेआराम दिल पर ठंडी फुहार का काम किया था। नूर बानो ने बजाय परेशान होने के उस रब का शुक्र अदा किया कि कोई था जिसने बिना किसी रिश्ते उसकी बेटी के मुहाफिज बना था। लेकिन अब मुकाबिल खड़े शाही आंतबान वाले शख्स को देख नूर बानो को मुंतहा को हमेशा के लिए महफूज करने का रास्ता मिल गया था। अब जरूरत थी तो बस अब लहजा बदलने की। तो वो आप हैं जिसने कल इसकी जान बचाई? नूर बानो मुंतहा की तरफ उंगली करती अजीब लहजे में बोली। अपनी माँ का बदला लहजा मुंतहा ने शिद्दत से महसूस किया, जबकि अरसलान ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। जी, मैंने ही कल आपकी बेटी की जान बचाई थी। कल मुझे आपका नाम पता नहीं मालूम था, ये बेहोश थी, इसलिए आज आपकी मदद लौटाने आया हूँ। अरसलान मुंतहा को सीधा खड़ा करता देख संजीदगी से बोला। अंदर आए। नूर बानो एक नज़र दोनों पर डाल के अंदर की तरफ बढ़ी। अरसलान ने हैरत से मुंतहा को देखा, जो चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई थी। नाचार उसने भी उनकी तकलीद की। अब अगला सीन। अगर एंग्री मैन का गुस्सा शांत हो गया हो तो मैं ना चीज़ अंदर आ जाऊं या आज की रात में अपना मुस्तकिल बसेरा हॉल में ही समझूं? अगर ऐसा है तो अल्लाह के नाम पर गरीब को 2 चादर एक तकिया खैरात कर दो। दरअसल ठंड बढ़ गई है ना। राफे ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाया दरवाजे से मुंह निकालकर भेबरे हुए शेर की तरह पिछले 3 घंटे से कमरे में मार्च कर रहे हशाम को मुखातिब किया, जिस पर सलबट ज़दा पेशानी पर उलझे बिखरे बाल की गुस्से की जादसी से सुर्ख हो रही आंखें कोहनियों तक फोल्ड किया आसीन को कुछ और ऊपर को उठाता हशाम खतरनाक यादों के साथ उसकी तरफ बढ़ा था। कसम से यार, बाहर बहुत ठंडा है, गुजारा मुश्किल है, जैकेट भी तेरी तहवील में है। राफे ने मासूम शक्ल बनाकर बैठ साइड पर रखे जैकेट की तरफ इशारा किया। जहन्नुम में बसेरा कर ले जाकर, वहां तुझे चादर तकिए की जरूरत भी नहीं होगी। तेरे जैसे अमाल वाले के लिए हीटर का इंतजाम होता है वहां। हशाम बेड से जैकेट उठाकर दूसरी साइड पर फेंकता हुआ दांत पीस कर बोला, जिस पर राफे झट इस्तगफार पड़ा था। अस्तगफिरुल्लाह, पर बदतमीज इंसान, अब इतने बुरे अमाल भी नहीं मेरे। जिंदगी में एक ही गुनाह कबीरा तो किया है, तो जैसे बेमुरवत हट जाए बेहिस सफाक और हर्टलेस इंसान से दोस्ती करके। राफी ने जान के आखिर की लफ्ज़ पर जोर दिया, जिस पर हशाम का पारा कुछ और हाई हुआ था। देख, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है, ऐसा ना हो कि आज तू मेरे हाथों से ज़ाया हो जाए। हशाम ने खुशमगीन निगाहों से उसे घूरते हुए वार्न किया, जिस पर राफे ने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर किया था। साथ शुक्र भी अदा किया था कि पहले मुकाबिल अब इसका मूड कुछ ठीक था, वरना जैसे रेस्टोरेंट से निकलते वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। और जितनी मुश्किल से उसने उस जख्मी भिपरे हुए शेर को अपने फ्लैट तक लाया था, और जिस कदर हशाम का गुस्सा सवा नेज़े पर था, कोई बईद नहीं था कि वो राफे की ही 4 हड्डियों की मरम्मत करके अपने भड़ास निकाल लेता। तभी से जानकर अपनी जान बचाने की गर्ज से उसे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकल गया था। अब बैठ भी जा मेरे भाई, माना कि वर्दी वालों के खानदान से है, लेकिन टांग तो सबकी टांग ही होती है, और मुसलसल मार्च करने से दुखती भी है। राफे खुद सोफे पर बैठा उसे भी मुसलसल हरकत में बरकत के मुस्ताक गुस्से को बढ़ाने के बजाय बैठने का मशवरा दे गया, जिस पर हशाम ने बजाय बैठने के सिर्फ सुर्ख आंखों से उसे घूरा था। अच्छा बैठ यहाँ और बता क्या मसला है। राफे ने जबरदस्ती पकड़ के उसे सोफे पर अपने मुकाबिल बिठाया। जैसे तू जानता नहीं। हशाम पेशानी मसलते हुए जबड़े भींच कर बोला।
हिबा के लफ्ज़ों की बाज़गश्त अभी भी उसके कानों में हो रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बस नहीं चल रहा था कि जाकर उसी डॉक्टर से अपने भाई की निशानी छीन लाए। देख हशाम, तेरा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तू वहाँ गलत था। राफे बगौर उसके तने नकूश देख संजीदगी से बोला, जिस पर हशाम नागवारी से उसे देखता वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। मैं गलत था? मतलब वो डॉक्टर सही थी, उसने मेरे भाई की मोहब्बत की कीमत लगाई, वो सही और मैं गलत। हशाम ने मुठ्ठियां भींचते हुए पेशानी पर बल डाले पूछा था। पेशानी पर उभरी रगों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी मुश्किल से खुद को कुछ गलत करने से रोक रहा है। रिलैक्स, मैंने ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू गलत था। तेरा लहजा, तेरा अल्फाज का चुनाव, तेरा अपनी बात रखने का अंदाज गलत था। तेरी नीयत, तेरी जुबान और एहतशाम भाई को लेकर मोहब्बत, तेरे जज्बात, मैं उसे गलत नहीं कह रहा, इसलिए तहम्मुल से काम ले। राफे ने तहम्मुल से कहते हुए सामने टेबल पर रखा मिनरल वाटर बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया था, जो वो उसे घूरता हुआ थाम गया था। देख, वहाँ जज्बात तुम दोनों के खालिस और सच्चे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदाज, मतलब अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने का तरीका गलत था तुम लोगों का। अव्वल तो तुम लोगों ने अपनी बात ही गलत तरीके से एक दूसरे के सामने रखी, दूसरा मुकाबिल के लफ्जों का अपने मुताबिक मतलब निकाला। मतलब तुम दोनों ने मुकाबिल कहना क्या चाहता है, या उस बात का दूसरा मतलब भी निकल सकता है, सोचने की जहमत ही नहीं उठाई, सीधा जज्बाती होकर खुद ही मानी मतलब अखज़ कर लिया, जो हालात को इतने खराब करके। राहुल से देखते हुए बोल रहा था, जो पेशानी मसलते हुए उसे उसकी बात गौर से सुन रहा था। मैंने कोई गलत बात नहीं की ना, जज्बाती हुआ था, मैंने हकीकत बयान की थी, जिसमें सरासर उस डॉक्टर का फायदा है। हशाम अपनी बात में जोर डालकर बोला, और इससे पहले कि राफी कुछ बोलता वो खुद ही दोबारा बोल उठा। बता, मैं कहाँ गलत था? वो यंग है, आगे पीछे कोई उनका है नहीं, तो जाहिर सी बात है शादी पसंद की ही होगी। तो अब तू बता, दुनिया का कौन सा ऐसा महान मर्द होगा जो अपनी बीवी की भी नहीं, बल्कि अपनी बीवी के दोस्त की औलाद को एजाज समझकर कबूल करेगा? नहीं, मिसाल तेरी लेते हैं, तू बड़ा हिमायती है ना उस डॉक्टर का, बता तू कबूल कर लेगा किसी के भी बच्चे को? हशाम ने सीधा होते हुए सवाल किया, जिस पर राफे ने नफी में से हिलाया। नहीं करेगा, मैं मानता हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा कि तेरा इंटेंशन गलत था, तेरा मकसद 100% दुरुस्त था, लेकिन तूने बात वहां गलत की थी। तू अभी राफी की बात दरमियान में ही थी कि हशाम तैश में अपनी जगह खड़ा हुआ। क्या गलत की थी? गलत की थी लगा रखा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जाहिर सी बात है सुबह को तुम्हें वापस लेकर रहूंगा, तो तुम उसके लिए किसी की मोहब्बत, किसी की अपनायत, गर्ज, किसी के जज्बात की बोली लगा दोगे? अब के राफी भी तेज लहजे में बोलता अपनी जगह खड़ा हुआ था। उसे हशाम की ब्लैंक चेक वाली हरकत सबसे ज्यादा बुरी लगी थी। जरा फ्लैशबैक में जाएं राफे साहब, कीमत मैंने नहीं उन मोहतरमा डॉक्टर ने लगाई थी। हशाम तंजिया बोला, जिसकी शुरुआत तुमने की थी। राफी दूबो बोला, जिस पर हशाम ने गुस्सा पीने के अंदाज में आंखें बंद करके खोली थी। देख राफे, नहीं देख तू, राफे ने उसकी बात कतर की। गलत तू था इस पॉइंट पर, इस बात से तू चाहे जितना इनकार कर ले, ये बात नहीं बदलने वाली। मतलब यार तू कब से इतना सफाक हो गया कि किसी की ममता की ब्लैंक चेक से कीमत तोलेगा? राफे ने तासुब से उसे देखा। वो मेरे सुबान की मां नहीं है, हशाम तरिश्तगी से बोला। फिर माँ तो तहसीन चाची भी अरसलान की नहीं हुई। तू उनके अरसलान के लिए मोहब्बत, तड़प, बेकरारी को तो तू ममता का नाम नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अरसलान को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, है ना? राफे के इत्मीनान से कहे बात पर हशाम शोलाबार निगाहों से उसे देखा। तू चाची को उस डॉक्टर से कंपेयर कर रहा है? सीरियसली? हशाम सुर्ख आंखों में भी यकीनी लिए उसे देखने लगा। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। यहाँ तुझे सिर्फ एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ पैदा करने वाली ही माँ नहीं होती, पालने वाली को भी माँ लफ्ज़ से ही खिताब किया जाता है। सिर्फ 9 माह कोख में रखने वाली माँ नहीं होती, 24 घंटे अपने बच्चे के लिए नींद चैन कुर्बान करने वाली को भी माँ कहते हैं। सिर्फ अपने बच्चे के लिए दर्द सहने वाली को माँ नहीं कहते, बच्चे के हर दर्द पर तड़प उठने वाली को भी माँ ही कहा जाता है। माँ और उसकी ममता महदूद नहीं मेरे यार, ये 3 हरफी लफ्ज़ पूरी दुनिया को अपने अंदर समो लेता है। इसे तू सिर्फ एक नज़रिए से मत देख, वरना ये ममता की तौहीन होगी। राफे समझाने के अंदाज पे बोला, जिस पर हशाम के तने आसाब ढीले हुए थे। ठंडे दिमाग से इस डॉक्टर के जज्बात समझने की भी कोशिश कर मेरे यार। वो यतीम खाने में पली भड़ी है, तेरी तरह से मुकम्मल जहां नहीं मिला है। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में कभी रिश्तों की खूबसूरती को महसूस करना तो दूर, देखा तक नहीं। अब जब खुदा ने एक रिश्ता अता किया है, कैसे वो उसे गवा सकती है? हाँ, मानता हूँ उसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए बेशक गलत थे, जिससे तेरे जज्बात हर्ट हुए हैं, लेकिन यार
उसकी जुबान को लेकर मोहब्बत गलत नहीं है। उसने उस बच्चे को अपना जिस्म का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा समझ लिया है। तू इस तरह बेदर्दी से उसे जुदा करने की बात करेगा तो कोई भी बिलबिला उठेगा। राफिल से नरम पड़ता देख मजीद बोला। हशाम खामोश ही रहा। कहीं ना कहीं इसे वाकई अपने लफ्जों का एहसास हुआ था। तो अब तू तू बता, क्या चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बात तो तय है कि मैं महज उस डॉक्टर के जज्बात को मद्देनजर रखकर जुबान से दस्तबरदार नहीं हो सकता। हशाम ने संजीदगी से उसकी राय चाही। देखो, तुम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर तुम लोग मिलते हो, जुबान से मोहब्बत के लगाव की। इसलिए इस मुद्दे पर बजाय उलझने के तहम्मुल से बैठकर सोचो और कोई बेहतरीन हल निकालो जो ना तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाए ना उस डॉक्टर के। राफी ने उसका कंधा थपथपाया जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब बाकी का घर जाकर सोचना। अभी मुंह हाथ धो, अपने घर की राह ले। पूरे कमरे का कबाड़ा करके रख दिया है। राफी कमरे का जायजा लेता अफसोस से बोला। वैसे डॉक्टर काफी ग्रेसफुल सी है, तेरे टक्कर की है, क्या ख्याल है? राफी ने काफी दूर जाकर हशाम के ख्यालात जाने चाहे और हशाम के अपनी जगह से उठने से पहले ही वहां से दफा हुआ था। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।